नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कुरुक्षेत्र में। मैं हूं सौरभ शर्मा। आज पाकिस्तान में इमरान खान पर फाइनल फैसले का दिन है और बस 2 घंटे के बाद सुप्रीम कोर्ट वहां फैसला सुनाने वाला है। इस पर हम लगातार बात कर ही रहे हैं, लेकिन इस वक्त आपको एक एक्सक्लूसिव खबर देना चाहते हैं। आपको दिखाते हैं कैसे इमरान खान के घर में भागम भाग मची हुई है, कैसे इमरान खान की जो तीसरी पत्नी है उनकी सबसे खास फराह खान, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि इन्होंने ट्रांसफर पोस्टिंग में खूब पैसा कमाया और अब ये दुबई भाग गई हैं, ऐसा विपक्ष का इल्जाम था। लेकिन अब आप देखेंगे कि साफ साफ वो तस्वीर सामने आ चुकी है, जो सबूत है। ये 3 अप्रैल की सुबह 3:17 की तस्वीर है लाहौर एयरपोर्ट की, जहां फराह खान एक कैमरे में कैप्चर हुई। और आपको बता दें 3 अप्रैल वही तारीख है जिस दिन इमरान खान ने एक किस्म का तख्ता पलट किया था, जब उन्होंने अपनी असेंबलियां भंग कर दी थी और पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया था। उस दिन इमरान खान के इस कारनामे से पहले सुबह तड़के ही 3:17 पर फराह निकल जाती हैं और उसके बाद इल्जाम लगना शुरू हो जाते हैं कि फराह खान ने अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए या भ्रष्टाचार के इल्जामों पर कार्रवाई से बचने के लिए पाकिस्तान से भागने का फैसला किया। और उसको सीधे जोड़ा जाता है उनकी सबसे करीबी दोस्त, जो कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की पत्नी हैं बुशरा बेगम के साथ। और इस करप्शन के तार जो है अब सीधे सीधे इमरान खान की पत्नी तक भी पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये पहली तस्वीर है आपके सामने जिसमें फराह खान दिखाई दे रही हैं जब वो लाहौर एयरपोर्ट पहुंची थी सुबह 3:17 पर। अब इसी से जुड़ी कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये दुबई का इनका परमिट है, दुबई का इनका वीजा कह लें या ट्रैवल परमिट कह लें। ये वो है जिसमें इनकी तस्वीर जो है साफ दिखाई दे रही है। ये बात उस दिन उसके बाद से लगातार 3 तारीख के बाद से कही जा रही थी कि आखिर कहां है फराह खान, कहां पर हैं वो फराह जिनके घर में आपको बता दें इमरान खान की ये तीसरी शादी हुई, वो इतनी नजदीकी हैं उनके। और इनका बड़ा दखल बताया जाता था कि बड़ा रसूख रखती हैं सरकार के अंदर, और कोई भी ट्रांसफर पोस्टिंग खासकर पंजाब में सीनियर अफसरों की इनकी मंजूरी के बगैर नहीं होती थी। और इल्जाम तो यह था कि इनके कट के बगैर नहीं होती थी, यानी उसमें इनका करप्शन होता था, भ्रष्टाचार होता था, ये पैसे लेती थी। अब वहां पर कई ऐसे लोग निकल कर आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि केवल फराह खान ही नहीं बल्कि जो बुशरा बेगम है ये पैसा उन तक भी पहुंचता था। और आज आपको बता दें जो विपक्ष पीएमएल नवाज पार्टी की जो स्पोक्समैन है उन्होंने साफ कहा है कि अदालत का फैसला आने दीजिए, वो हमारे हक में ही आएगा, इमरान खान के खिलाफ आएगा और उसके बाद हम इमरान खान पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो यहां से ये कयास लगने शुरू हो गए कि आज का फैसला इमरान खान पर केवल इस सूरत में भारी नहीं है कि उनकी सरकार चली जाएगी, बल्कि उनके ऊपर अब कानूनी तलवार भी लटक रही है। तो ये तस्वीर आपके सामने फराह खान की तस्वीर है। भारत में जो लोग नहीं जानते फराह खान को, उनके लिए एक बार फिर बता दें, फराह खान इमरान खान की तीसरी पत्नी की सबसे करीबी दोस्त है। इन्हीं के घर पर इमरान खान की शादी हुई थी और अब विपक्ष खुलकर इल्जाम लगा रहा है कि दरअसल इन्होंने इमरान खान तक अपनी नजदीकी का फायदा उठाते हुए करोड़ों अरबों रुपए का घोटाला किया, करप्शन किया। और जिस दिन इमरान खान ने अपने यहां पर अपनी पार्लियामेंट डिसॉल्व की, उस दिन ये दुबई फरार हो गई, उससे ठीक पहले दुबई फरार हो गई। तो इस पर लगातार हम आगे भी बात करेंगे कि कौन है फराह खान और आखिर पाकिस्तान में अब एक बार फिर क्यों इमरान खान के लिए वैसे ही सूरत हाल बनते जा रहे हैं जो उनसे पहले रह चुके प्रधानमंत्रियों के हालात हुए हैं वजीर आजम के, जहां पर आप देखें नवाज शरीफ को देश छोड़कर जाना पड़ा, मुशर्रफ को देश छोड़कर जाना पड़ा। तो फराह खान ने जो शुरुआत की है, क्या ऐसा ही अंजाम इमरान खान का भी होगा? 2 घंटे में तस्वीर साफ हो जाएगी जब सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा कि आखिर इमरान खान ने जो 3 अप्रैल को अपनी संसद में जो किया वो सही था या गलत। ये देखिए दोनों तस्वीरें आपके सामने। पहली तस्वीर में दिखाई दे रही है फराह खान, ये लाहौर का एयरपोर्ट है, तारीख है 3 तारीख की, बिल्कुल तड़के का वक्त 3:17 का। इन्होंने एक रशियन एयरलाइंस के फ्लाइट से दुबई का टिकट लिया और दुबई चली गई। और दूसरी तस्वीर में इनका दुबई का इसी पासपोर्ट पर जो है दुबई का इनका ट्रैवल वीजा, ट्रैवल परमिट जो है वो आपको दिखाई दे रहा है। तो एक बात बिल्कुल, इससे पहले इनकी एक और तस्वीर आई थी, वो भी आपको दिखाएंगे। इसमें यह कहा गया था कि ये शायद किसी प्राइवेट जेट से भागी हैं दुबई, और इनके पास एक बैग दिखाई दे रहा था जिसकी कीमत 1,70,00,000 पाकिस्तानी रुपए बताई जा रही थी। लेकिन हालांकि बाद में वो बात अब ये पता चल रहा है कि ये कमर्शियल फ्लाइट से गई हैं, किसी चार्टर्ड फ्लाइट से नहीं। और ये जो है ये इनकी ट्रैवल हिस्ट्री है, और ये ट्रैवल हिस्ट्री साफ बता रही है कि फराह खान 3 अप्रैल 2022 को 3:17 सुबह
फ्लाइट नंबर EK623 से लाहौर एयरपोर्ट से दुबई के लिए रवाना हुई। तो ये इनका ट्रैवल मैनिफेस्ट है, जिसमें दिखाई दे रहा है साफ साफ कि किस रोज फरहा भागी है वहां से। अब सवाल सबसे बड़ा यही है, एक ऐसी शख्स जो इतना रसूख ताकत रखती हो, बताया जा रहा है ये इनके पीछे एक बड़ा इनका परिवार भी राजनीतिक बैकग्राउंड का है। इनके पिता वो एक बड़े सीनियर नेता हैं और ये खुद प्रधानमंत्री के इतना करीब है, उनके परिवार के इतना करीब है, उनकी पत्नी की सबसे करीबी दोस्त है। इनका बहुत ज्यादा दखल था सरकार के अंदर। ये क्यों दुबई भागी? और आपको इतना ही नहीं, आपको यह भी बता दें कि कल ही एक पत्रकार अभी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, हमजा अजहर सलाम, उन्होंने जो इमरान खान की पत्नी है उनके बेटे से बात की थी, जो उनकी एक्स मैरिज से जो उनके बेटे हैं, और उन्होंने ये साफ इल्जाम लगाया था कि फराह खान ने धोखा दिया है इमरान खान को और पाकिस्तान को, और वो दुबई हमेशा हमेशा के लिए भाग गई हैं। चलें इस पर बात करते हैं कि आखिर क्या इमरान खान का अंजाम भी कुछ यही होने वाला है। हमारे साथ तीन मेहमान हैं। सैयद अखुंदजादा, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेता हैं। अखुंदजादा साहब, आपका स्वागत इंडिया टीवी पर। आरजू काजमी जी हमारे साथ बनी हुई हैं, पाकिस्तानी पत्रकार हैं। आरजू जी स्वागत है। और हमजा अजहर सलाम साहब, जिनके बारे में अभी मैं आपसे जिक्र कर रहा था, वो भी हमारे साथ हैं। हमजा साहब, जो आपने खबर दी थी, अब ये उसकी तस्दीक करते हुए कुछ तस्वीरें आ चुकी हैं। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि फराह खान उस दिन पाकिस्तान छोड़कर भागती हैं जिस दिन इमरान खान को वो कांड, वो कारनामा कह लीजिए, पार्लियामेंट के अंदर करना होता है, असेंबलियां डिसॉल्व करते हैं, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट आपका आज फैसला देने वाला है। उस रोज ऐन तड़के उनका फरार होना, ये क्या बताता है? जी, उस दिन तो ये एक्सपेक्टेड था कि शायद खान साहब के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस सक्सेसफुल हो जाए और खान साहब प्राइम मिनिस्टर ना रहे। तो शायद अब ये स्पेकुलेशन है कि शायद उनकी ये एप्रीहेंशन थी कि अगर खान साहब प्राइम मिनिस्टर ना रहे तो उनको कोई प्रोटेक्ट करने वाला नहीं होगा। उनकी जो अलेजेड डील्स हैं और जो पंजाब गवर्नमेंट में उनका रोल रहा है, वो चीजें सामने आ जाएंगी। तो इस वजह से एन उसी दिन, ये टाइमिंग इज सो इम्पोर्टेंट कि उसी दिन वो निकली। और उसके बाद जब मूसा मानेका साहब से मेरी बात हुई तो उन्होंने भी ये कहा कि उन्होंने खान साहब को और पाकिस्तान को धोखा दिया इस मुश्किल वक्त में छोड़ के। और मैं एक और चीज भी ऐड करना चाहता हूँ कि जो ये मोहतरमा फराह खान जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, ये पीटीआई की सेनेट की कैंडिडेट भी रह चुकी है, जो कि दिखाते हैं कि इनके कितने करीबी ताल्लुक थे पीटीआई के साथ। तो रिगार्डलेस ऑफ दिस एसोसिएशन, फिर भी वो जब खान साहब पे मुश्किल वक्त आया तो वो पाकिस्तान छोड़ के चली गई। और मैं एक बार फिर अपने व्यूअर्स के लिए बता दूं कि ये फराह खान, आप सोचेंगे हम फराह खान पर क्यों बात कर रहे हैं, जैसा अभी हमजा भी आपको बता रहे थे, बहुत बड़ी, बहुत इन्फ्लुएंशियल शख्सियत पाकिस्तान में पिछले 3-3.5 सालों में ये रही हैं। ये सबसे करीबी दोस्त बताई जाती हैं इमरान खान साहब की जो तीसरी पत्नी है उनकी, बुशरा मनेका जी की, और जो ये शादी हुई इमरान खान साहब की, वो इन्हीं फराह के घर पर हुई थी। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी प्रॉक्सिमिटी थी उनकी इमरान खान के साथ, उनकी फैमिली के साथ। और जिस दिन इमरान खान का ये सबको यकीन था कि इमरान खान पार्लियामेंट में वोट हारेंगे और उसके बाद उनकी सरकार चली जाएगी, उसी रोज ये पाकिस्तान छोड़ करके भाग जाती है। जाहिर है अखुंदजादा साहब, इनको किसी बात का डर, खौफ था कि अगर इमरान खान प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेंगे तो इनके ऊपर कोई आंच आ सकती है, कोई कार्रवाई हो सकती है। कैसे देखते हैं आप फराह खान का पाकिस्तान छोड़कर दुबई फरार होने को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो शर्मा साहब आपको और आपके मेहमानों को और हमारी पड़ोसी मुल्क में देखने वालों को सबको मेरी तरफ से सलाम। जहां तक फराह खान का ताल्लुक था तो फराह खान पे इल्जामात थे, लेकिन फराह खान का कोई इतना हैसियत नहीं था, न सियासी लेवल पे न समाजी लेवल पे। फराह खान पे इल्जाम का मतलब है कि जो जनाब मुहतरम इमरान खान साहब के बेगम है, डायरेक्ट वो इल्जाम इस पे जाता है। और इस पे पहले से बहुत सारे इल्जामात थे। फिर जो हुकूमत में लोग रहते थे पंजाब में पीटीआई के साथ, और वो पीटीआई छोड़ के आ गए, तो उन्होंने तो खुल के इल्जामात लगा दी कि भाई बुजदार साहब जो था वो तो नाम का चीफ मिनिस्टर था, बाकी जो चीफ मिनिस्टर थी वो तो फराह खान थी पंजाब की। तो फराह खान की मतलब ये कि वो फराह खान नहीं, जो बेगम इमरान खान साहब की वो हुकूमत चला रही थी। यानी फराह खान तो फ्रंटमैन थी, तो वो मुल्क से भाग गई, क्योंकि पाकिस्तान में एक इस तरह का है कि लोग एहतिसाब के नाम पे इंतकाम भी करते हैं। अगर किसी ने कुछ किया भी नहीं है तो एक हुकूमत चला जाता है। सलाम।
जहां तक फराह खान का ताल्लुक था तो फराह खान पे इल्जामात थे, लेकिन फराह खान का कोई इतना हैसियत नहीं था, न सियासी लेवल पे न समाजी लेवल पे। फराह खान पे इल्जाम का मतलब है कि जो जनाब मुहतरम इमरान खान साहब के बेगम है, डायरेक्ट वो इल्जाम इस पे जाता है। और इस पे पहले से बहुत सारे इल्जामात थे। फिर जो हुकूमत में लोग रहते थे पंजाब में पीटीआई के साथ, और वो पीटीआई छोड़ के आ गए, तो उन्होंने तो खुल के इल्जामात लगा दी कि भाई बुजदार साहब जो था वो तो नाम का चीफ मिनिस्टर था, बाकी जो चीफ मिनिस्टर थी वो तो फराह खान थी पंजाब अच्छा। की। तो फराह खान की मतलब ये कि वो फराह खान नहीं, जो बेगम इमरान खान साहब की वो हुकूमत चला रही थी। यानी फराह खान तो फ्रंटमैन थी, तो वो मुल्क से भाग गई, क्योंकि पाकिस्तान में एक इस तरह का है कि लोग एहतिसाब के नाम पे इंतकाम भी करते हैं। अगर किसी ने कुछ किया भी नहीं है तो एक हुकूमत चला जाता है, तो इसके बाद दूसरा हुकूमत आ जाता है, तो वो पिछली हुकूमत के साथ इंतकाम करते हैं। लेकिन इस बार मैं यकीन से कहता हूं कि इस बार इस तरह नहीं होगा, क्योंकि इस बार इस हुकूमत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी शामिल है जी। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जमहूरी हुकूमत है। हमारी तारीख है कि हमने कभी भी किसी के खिलाफ सियासी इंतकाम नहीं किया है। हाँ, अगर किसी ने करप्शन किया है, किसी ने आईन तोड़ा है, तो इसके खिलाफ इदारे कार्रवाई करेंगे और वो इंतकाम नहीं होगा। जी। वो जिसने जो गुनाह किया है, जिसने जो कसूर किया है, जिसने करप्शन किया है, जिसने आईन तोड़ा है, उसको सजा मिलेगा। लेकिन किसी ठीक है। के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई नहीं, आप कह रहे हैं कि हम कोई इंतकामी कोई बदले के नजरिए से कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन उनको तो कोई खदशा था, कोई तो डर था जो वो भागी हैं। और हमजा, जो मैं बार बार कह रहा हूं कि उनकी बुशरा मलिका जी की फैमिली से जो उनके बेटे हैं उनसे जो बात हुई, तो उन्होंने तो खुल के कहा कि हाँ, ये दुबई भाग गई हैं और उन्होंने इमरान खान साहब को और पाकिस्तान को धोखा दिया है। तो ये तो जो फर्स्ट लेडी आप कह लें पाकिस्तान की हैं बुशरा मलिका जी, उनके बेटे इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। इफ्तिखार गुज्जर साहब जो हैं वो हंस रहे थे अभी जब आप बात कर रहे थे। खुनजादा साहब पीटीआई से जुड़े हमारे साथ। वो इफ्तिखार साहब, स्वागत है आपका। और एक और बड़े सीनियर सहाफ़ी, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, खालिद महमूद साहब। सर, आपका भी स्वागत है। मैं आ रहा हूं आपके पास 1 मिनट में। जरा कुछ हम एक तस्वीरें और दिखाएं अपने व्यूअर्स को। हम अभी आपसे बात कर रहे थे कि क्यों ये जो फराह खान हैं ये इतनी इंपॉर्टेंट है। जरा सुनिए वहां इनके बारे में क्या बताया जाता है। पाकिस्तान से ये आपको हम दिखा रहे हैं रिपोर्टिंग। गर्मियों के दौरान फराह की मुलाकात इमरान खान की मौजूदा अहलिया बुशरा बीबी से हुई और उनकी दोस्ती बढ़ती चली गई। ये वो सिलसिला था जब बुशरा बीबी से इनकी मुलाकात हुई। उनका कहना था कि ये दोस्ती इस हद बढ़ गई कि इमरान खान की शादी की तकरीब का अहतमाम भी फराह खान के डिफेंस लाहौर वाले मकान में किया गया। शादी की तस्वीर में फराह खान को वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं। फराह के दोस्त ने यह भी इंकशाफ किया कि पंजाब के साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार एहसन जमील गुज्जर के करीबी दोस्त थे और उस्मान बुज़दार को इमरान खान और बुशरा बीबी के करीब लाने वाले भी यही दोनों मियाँ बीवी थे। तो ये पाकिस्तान में ये कमेंट्री की जा रही है कि कैसे जो हैं ये इतना अहम किरदार इन्होंने निभाया है इमरान खान साहब की शादी में या उनकी लाइफ में। हम फराह की बात कर रहे हैं और अब उनका दुबई चले जाना और आरोप लगना कि वो अपने करप्शन को छुपाने के लिए फरार हुई हैं। इफ्तिखार साहब, आपसे सुनना चाहेंगे, आपने अभी खुनजादा साहब की बात सुनी। वो बता रहे हैं कि आपके पंजाब के प्रोविंस के जो चीफ मिनिस्टर थे बुज़दार साहब, वो तो नाम के चीफ मिनिस्टर थे, असली चीफ मिनिस्टर तो ये फराह थी। और ये भी जो थी, जो कहती थी, ये बुशरा मलिका जी के कहने पर ही कैद करती थी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बहुत शुक्रिया जी आपका। मैं थोड़ा मुस्कुरा रहा था खुनजादा चट्टान साहब की इस बात के ऊपर कि उनकी पार्टी जो है वो करप्शन करने वालों को पकड़ेगी। तो मुझे बड़ी हंसी आई और मेरे ज़हन में सिरे महल आ गया और फिर अयान अली आ गई और फिर ये शर्जील मेमन और पता नहीं क्या क्या, जितना लूट मार इस मुल्क की इन लोगों ने। मैं तो अमूमन कहा करता हूं कि यार अगर पाकिस्तान को लूट खसूट हुई है या पाकिस्तान के हालात बुरे हुए हैं तो क्या युगांडा के ईदी अमीन ने किए हैं या वो पार्टियों ने किए हैं जो इस पार्टी मुल्क के ऊपर हुक्मरान रहे।
दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि ये इतनी सहाफती बददयांती है कि वो नौजवान पत्रकार जो थे वो जनाब अली फरमा रहे थे कि भाई ये फराह खान का ताल्लुक जो है वो उससे फलां से है फलां से। आज तक आपको ये कोई नहीं बताएगा कि फराह का जो ससुर है चौधरी इकबाल गुजर, जो गुजरांवाला से 7 दफा असेंबली का मेंबर बन चुका है और 4 दफा वो मिनिस्टर रह चुका है और आज भी वो असेंबली का मेंबर है, और जो फ्लैटी होटल का वज़ीर आला बना है, क्या नाम है उसका, हमजा शहबाज शरीफ, वो 199 मेंबर्स में चौधरी इकबाल गुज्जर वो पहली सफ पे बैठा हुआ है जी। किसी ने ये नहीं कहा कि वो नवाज शरीफ चेता है और उसकी वो बहू है। ठीक है, आसिम जमील गुजर की ये बात करते हैं जिसका सियासत से कोई ताल्लुक ही नहीं। कल एक बड़ी जबरदस्त बात हुई, उन्होंने कहा कि जी फराह खान ने ये कर दिया और पेट्रोल पंप जो है वो जो शेल का है उसको गिरने नहीं दिया, और साथ में जो जी मैग्नोलिया है वो सोसाइटी जो है उसके ऊपर जनाब अली नाजायज काम करवाए हैं। मैं इन लोगों को पता होता नहीं, तहकीक होती नहीं, ये लोग और आके बैठ जाते हैं और अपने आप को कहते हैं कि हम बड़े जर्नलिस्ट हैं। कभी निकले जाके पता करें कि जी मैग्नोलिया में आज तक जो है वो सरकारी बिजली नहीं है जी मैग्नोलिया में आज तक गैस नहीं है। इफ्तिखार साहब देखिए, इंडिविजुअल चार्जेस की बात तो आप लोग डिटेल में कर सकते हैं, मैं तो यहाँ ना हमारे यहाँ व्यूअर्स इतना समझते हैं, हम यहाँ मोटी मोटी बात ये कर रहे हैं, इसका जवाब आप दें। ये तो आप मानते हैं कि ये मिसेज इमरान खान की बहुत करीबी सहेली थी और जो भी इल्जाम इन पर पहले लगे वो तो पहले से लगते आ रहे हैं, हम जब आप लोगों से बात करते हैं तो पता लगता है कि भाई ये अपने इन्फ्लुएंस का बड़ा गलत इस्तेमाल करती थी। ये उस रोज 3 अप्रैल को जब आपके पार्लियामेंट में वो सब कुछ हुआ, उस रोज सुबह 3:15 बजे क्यों भाग गई दुबई? मैं आपको ये बात बताता हूँ, पाकिस्तान की हिस्ट्री जो है वो भरी पड़ी है। जिस तरह खुंजादा चट्टान ने कहा कि हुकूमतें जब आती हैं तो पिछली हुकूमतों के साथ वो एहतसाब करती है। जुमायमा खां के ऊपर भी जो है जो इल्जामात लगे थे वो ये थे कि वो जो आर्कियोलॉजी से रिलेटेड जो टाइल्स हैं वो चोरी का इल्जाम है, ये नवाज शरीफ दौर में उनके ऊपर लगा था और उस वजह से जुमायमा जो है वो अपने वापस लंदन चली गई और उन्होंने इमरान खान को भी कहा कि अगर आपने मेरे साथ रहना है तो उसको छोड़ के आई। ये हमारे मुल्क में गंदा काम है और ये घटिया और जलील हरकतें शर्मिला फारूकी के साथ भी हुई। नवाज शरीफ दौर में उसको थाने में आके नीचे बैठा लिया। आज तो ये 14 पार्टियों के चूचू का मुरब्बा बन गया। मैं देखूंगा ये हुकूमत अगर ले भी ले और इसके बाद ये चलते कैसे हैं। चले ठीक है, इनके बारे में भी तो आपको पता होगा। नहीं ठीक, आप ये कह रहे हैं कि इनको इस बात का डर रहा होगा कि सरकार अगर इमरान खान नहीं रहेंगे प्राइम मिनिस्टर तो इनके साथ जातियां की जाएंगी, जबरदस्ती इनको कानूनी मामलों में घसीटा जाएगा। अब सवाल ये है कि वो इनका जो खतरा था वो इनके किए किसी गलत काम की वजह से था या दूसरी पार्टी जो आ सकती है इस पावर में उसको देखते हुए था। खालिद महमूद साहब, आप इस पूरे मामले पर क्या कहेंगे कि ये इतनी करीबी शख्स इमरान खान साहब के घर की वो दुबई भाग जाती हैं? खालिद साहब, खालिद महमूद जी, आपको आवाज मिल रही है? चलें ठीक, हमजा मेरे ख्याल से आपके लिए भी बहुत कुछ कहा इफ्तिखार साहब ने, आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, अभी इफ्तिखार साहब ने ये कहा कि ये बहुत बड़ी सहाफती बददयानती है कि ये जिक्र नहीं किया कि उनके जो फादर इन लॉ है वो PMLN MP हैं। लेकिन एक कल आपके शो में मैंने ये जिक्र किया था कि वो एक पॉलिटिकल फैमिली से ताल्लुक रखती हैं, लेकिन मुझे लगता है ये एक सियासी बददयानती भी इफ्तिखार साहब कर रहे हैं कि जो PTI की खुद सेनेट की उम्मीदवार थी तो उनकी वाबस्तगी, उनकी एसोसिएशन किस पार्टी के साथ थी? क्या वो PTI के साथ थी या PMLN के साथ थी? तो आई थिंक इसमें बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए। और इस दफा भी जो इल्जामात लग रहे हैं कि पंजाब हुकूमत में पोस्टिंग्स और ट्रांसफर्स में वो इन्वॉल्व रही है, क्या वो PTI लेड गवर्नमेंट थी या PMLN लेड गवर्नमेंट थी? तो आई थिंक इस वक्त ये बड़ा स्मार्ट है कि फराह से अपने आप को PTI भी डिसोसिएट कर रही है, मानिका फैमिली भी डिसोसिएट कर रही है, लेकिन जो भी ये चीजें हुई हैं ये PTI गवर्नमेंट के अंदर हुई है। तो अल्टीमेटली इट इज PTI व्हिच होल्ड्स द रिस्पांसिबिलिटी फॉर ऑल ऑफ दीज एक्शंस। दो मेहमान जिनसे बात नहीं हो पाई, आरजू पहले आपसे हम बात करना चाहेंगे, इनके बारे में कल भी आपसे हमारी बात हुई थी। आज ये तस्वीर आई उस रोज एयरपोर्ट की जब ये दुबई गई हैं और अभी आपने सुना इफ्तिखार साहब कह रहे हैं कि भाई ये डर हर किसी को रहता है कि हाँ आपके यहाँ सरकार बदलेगी तो जो लोग भी सरकार के नजदीकी माने जाते हैं उनके खिलाफ केसेस लगा देंगे या गलत कार्रवाई करेंगे कानून का इस्तेमाल करके, उसी डर की वजह से शायद ये गई।
देखिए, सबसे बड़ी बात ये कि ये इमरान खान साहब के घर बैठी रहती थी, उनकी बीवी की दोस्त हैं और उनको नहीं मालूम कि क्या गड़बड़ घोटाले ये कर रही थी। मैं ये मानने को तैयार ही नहीं कि उनकी बीवी को या इमरान खान को नहीं पता था या उनका कोई हिस्सा नहीं होगा। जहां तक चूचू के मुरब्बे की बात वो कर रहे थे कि अपोजिशन है, तो फिर वो तो आपने भी बना रखी है। ये फवाद चौधरी कहाँ थे, ये शेख रशीद कौन है, और साथ साथ अपने फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी किस पार्टी में होते थे। सबसे ज्यादा चूचू का मुरब्बा तो पीटीआई ने बना रखा है। हर तरफ से लोग जमा करके, अपने लोग तो इनके सारे भाग गए, इन्होंने भगा दिए। जब शुरू में इनकी पार्टी बनी थी उसमें से तो शायद ही कोई है। अलीम खान साहब वो इनके पोल खोल रहे हैं, जहांगीर तरीन वो इनके पोल खोल रहे हैं। उसके बाद ये पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आकर इनकी पार्टी के लोग जिस तरह से झूठ बोलते हैं, उससे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, खुदा का नाम लेते हैं और फिर जो झूठ बोलना शुरू करते हैं कि उनको शर्म भी नहीं आती। जिस तरह से इमरान खान को नहीं पता कि उनके घर में बैठ के करप्शन हो रही थी, करोड़ों रुपया लिया जा रहा था, उनसे आप ये उम्मीद लगाते हैं कि उनको ये पता है कि उनके मुल्क में क्या हो रहा है और कौन से लीडर ने करप्शन की है और कौन से लीडर ने नहीं की, उनके ऊपर वो इल्जामात लगाते हैं। अभी तो जब ये हटेंगे तो फॉरेन फंडिंग केस भी खुलेगा इनका, इनकी कई चीजें और निकल कर सामने आएंगे। अलीम खान साहब ने भी कहा है कि वो और बातें बताएंगे और इनकी लोगों के, इनकी अपनी पार्टी के लोग निकल के जब बताएंगे तब इन्हें मालूम होगा कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या करप्शन है। कुछ साल पहले इमरान खान साहब ने जो टैक्स जमा करवाया था वो 1 या 2 लाख था और उसके 2-3 साल के बाद जो टैक्स जमा करवाया है वो 93 लाख से ऊपर है। मेरे ख्याल है कि खालिद साहब और दूसरे जो जर्नलिस्ट हमारे बैठे हैं वो इस बात को आपको तस्दीक कर सकते हैं कि इस तरह से हुआ है। और उसके बाद ये कहना कि जी हम तो बड़े नेक और साफ है और बाकी सब लोग चोर बैठे हुए। सबसे ज्यादा चोरी जो है इमरान खान की गवर्नमेंट में हुई है, सबसे ज्यादा करप्शन पिछले 30 साल में इमरान खान की गवर्नमेंट में हुई है। ये रिकॉर्ड पे मौजूद है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रही। ठीक, खालिद साहब अगर जुड़े हैं तो मुझे बताएं, कमेंट उनका लें। अगर चले तो फिर इफ्तिखार साहब के पास हम चलते हैं। जी जवाब दें। मैंने तो आज आप ही के यहाँ पर एक न्यूज आर्टिकल पढ़ा जिसमें बताया गया कि इमरान खान साहब की सरकार के दरमियान इन्हीं फराह खान की दौलत जो है, मिल्कियत, वो 23 करोड़ से बढ़कर लगभग 100 करोड़ पहुंच गई, 97 करोड़ के पास। अच्छा जी, मैं थोड़ा सा बड़ा लिहाज रखने वाला आदमी हूँ बहुत सारी चीज़ों में, लेकिन अफसोस की बात है कि इंडियन चैनल पे बैठ के मुझे आरजू काज़मी ने झूठा भी कहा और बेशर्म का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया। अगर किसी शख्स के साथ आपके कोई ताल्लुकात थोड़े बहुत भी रहे हों तो उसका एहतराम करना चाहिए, और ख़ास तौर पे जब एक बंदा हो ही आपके बाप की उम्र का, तो इस तरह की चीज़ मैं समझता हूँ काबिल मज़म्मत है। और अगर मैंने इनके जो मेरे दरमियान नाराज़गी की बुनियादी वजह अगर मैंने बता दी आपको, तो फिर ये किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। अगर ये मुझे इजाज़त दें तो मैं बात करूँ, लेकिन वो ठीक नहीं है। ठीक है, इजाज़त है मुझे? आरजू काज़मी मुझे इजाजत देंगी कि मैं वो बात करूं कि आप मेरे खिलाफ? बोलिए, आप मजीद झूठ क्या बोलना चाह रहे हैं बोलिए, लेकिन कम से कम अपनी पार्टी में देख लीजिए कि कहां से किस किस को पकड़ के लाए हैं आप। उसके बाद आप कहते हैं कि जी जर्नलिस्ट झूठ बोल रहे हैं। आपके फवाद चौधरी जो है वो मतीउल्लाह जान साहब के साथ बदतमीजी करते हैं, कहते हैं ये तो यूट्यूबर हैं और क्या है। ठीक है, तो आप यहाँ पर अगर आप पैसे मांगे डिफेंड करने बैठे हैं तो यहाँ पे झूठ मत बोलिए। आपने मुझसे पैसे मांगे, आपने मुझसे पैसे मांगे थे, मैंने शर्म आनी चाहिए। मैंने आपसे कभी पैसे नहीं मांगे। आप कितनी औकात कुरान की कसम लगा के आप शर्म कीजिए। मैं कुरान की कसम लगा के कह सकता हूँ, शर्म आप बकवास करती हो। इसी तरह के लोग हैं जो बैठ के झूठ बोलते हैं, खुदा का नाम लेते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और उसके बाद झूठी बातें करते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। आप जो कुछ बोल रहे हैं, सबसे बड़े झूठे आप हैं, इसीलिए पीटीआई का हाल है। जिस तरह के लोग पीटीआई में है, यही हाल किया पीटीआई के लोगों ने। आपके मैसेजेस पढ़े मेरे पास, आप मुझे बनते कर रहे थे कि मैं अपने चैनल पे आपको बुला लूं। मेरे सारे मैसेजेस आपके पढ़े हैं जिसमें वो मुझे हाथ जोड़ रहे हैं कि मैं आपको बुला लूं अपने चैनल पे, और मैंने आपको क्योंकि आप काबिल नहीं है। जब तुमने मुझे 60,000 रुपए का मैं नहीं दे सकता पैसा, मेरे पास नहीं। मैंने आपको
आप बकवास करते हो आप बार-बार मुझे कहते रहे कि जी मुझे अपने चैनल पे बुला लीजिए। मैंने आपको हर किसी बुलाया। इफ्तिखार साहब एक मिनट चलिए, एक मिनट हम बात कुछ और कर रहे थे, कहीं और मामला पहुंच गया। चलें ठीक, इफ्तिखार साहब आरजू एक मिनट, यहां से हम आगे बढ़े। इमरान खान की पत्नी की सबसे करीबी सहेली जिन पर लगे हैं अरबों के घोटाले के इल्जाम, फराह खान, उनके नाम पर आज पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के बाहर घूसे भी चल गए, मारपीट भी हो गई। तस्वीरें आप देखिए, इमरान खान के करीबी मंत्री फवाद चौधरी के भाई फैजल चौधरी ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के वकील पर मुक्के बरसाए, काफी मारपीट हुई। दरअसल पत्रकार ने फराह खान कहां है यही सवाल पूछा और इसके बाद तैश में आकर फवाद के भाई ने मारपीट कर डाली। वकीलों को बीच बचाव के लिए आना पड़ा, भारी गाली गलौज भी हुई है। ये तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं, सुनिए। इमरान खान के भविष्य पर थोड़ी देर में आएगा फैसला और पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने बहुत बड़ी बात कही। पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने कहा कि देश को एक नया नेतृत्व चाहिए, देश नेतृत्व के लिए छटपटा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के कैंपस में नेता भीड़ ना लगाएं, मारपीट ना करें। आप सोचिए, चीफ जस्टिस को यह कहना पड़ रहा है कि पूरे देश को इस वक्त लीडरशिप की जरूरत है, देश लीडरशिप के लिए छटपटा रहा है और इस बीच सुप्रीम कोर्ट के बाहर ही मारपीट हो रही है। और अब लगातार आपसे बात होगी, मेहमान भी जुड़े हैं हमारे साथ। पाकिस्तान में फैसला जो है वो आना है इमरान खान को लेकर। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त जबरदस्त हंगामा चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट के बाहर मारपीट और नारेबाजी हो रही है। थोड़ी देर पहले सुप्रीम कोर्ट कैंपस में गो नियाजी गो के नारे भी लगाए गए, आपको दिखाते हैं तस्वीरें। और आपको बता दें, पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से खबर है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को यह कहना पड़ा कि कम से कम सुप्रीम कोर्ट में माहौल जो है उसको खराब ना किया जाए। इससे पहले बाहर भी आपने देखा कई लोग गुत्थम गुत्था भी हो गए थे। तो सच समझा जा सकता है जब फैसला एक सरकार पर होना है कि इमरान खान की सरकार रहेगी या जाएगी, दोबारा पहले की परिस्थिति जो हालात थे वो बहाल होंगे, चुनाव होंगे या नहीं होंगे, सब कुछ 8 बजे जो फैसला होगा उससे तय होगा। इफ्तिखार गुजर साहब हमारे साथ हैं पीटीआई से, हमारे साथ सैयद अखुंजादा साहब पीपीपी से हैं और अली ताहिर साहब हमें ज्वाइन किया अभी, उन्होंने लीगल एक्सपर्ट है पाकिस्तान की। अब तीनों का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं। अखुंजादा साहब, आपके सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ जस्टिस साहब हैं उन्होंने एक बार तो खुल के ये कह दिया, मैं जो कोट कर रहा हूं ये आपकी मीडिया के हवाले से ही कोट कर रहा हूं, जाहिर है कि डिप्टी स्पीकर का जो फैसला था ट्रस्ट वोट को, कॉन्फिडेंस वोट को रद्द करने का, वो गलत था। तो ये कह दिया उन्होंने, तो फिर लगा कि शायद अब तो बात ही खत्म हो गई। लेकिन फिर उन्होंने शहबाज शरीफ साहब से पूछ लिया कि आप तो महीनों से मांग कर रहे थे कि इलेक्शन होने चाहिए, अब इलेक्शन हो रहे हैं तो आप उसमें क्यों नहीं जाना चाहते? तो क्या समझ पा रहे हैं आप, कोई रुख पकड़ पा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का? देखिए जी, इंशाअल्लाह ताला 7:30 बजे फैसला आएगा और हमें यकीन है कि जमहूरियत और आईन के हक में फैसला आएगा। और जब केस चलता है सारी दुनिया में तो इस तरह के रिमार्क्स सामने आ जाते हैं। लेकिन मैं एक बात पे बहुत ज्यादा अफसोस करना चाहता हूं कि ये जो फाशिस्ट होते हैं ना, ये किसी पे इल्जाम लगाने का एक सेकंड भी नहीं लेते हैं। अभी इफ्तिखार साहब ने आरजू पे इल्जाम लगाया कि आपने मुझसे पैसे मांगे थे। मैं जब भी इफ्तिखार साहब से मिला हूं तो मेरा दिल ने चाहा है कि मैं इसको कुछ दे दूं। इसके पास न मैंने कभी कोई ढंग की गाड़ी दी की है, न पाकिस्तान में ये कोई नामी कोई सरमाएदार बंदा है कि मलिक रियाज है। देखिए अब वही, देखिए आप जो बात कह रहे हैं साहब, हम फिर उसी राह बढ़ जाएंगे जो थोड़ी देर पहले हम देख रहे थे। मेरा ख्याल है पर्सनल रिमार्क्स छोड़ते हैं। मैं सिर्फ तौसीक करना चाहता था क्योंकि एक सहाबी भी यहाँ पे इल्जाम लगाया, कल इस तरह के एक इल्जाम सुप्रीम कोर्ट के सामने मतीउल्लाह जान पे लगाया गया कि आप तो पैसे लेते हैं। और ये बहुत अफसोसनाक बात है कि इस तरह के बगैर किसी सबूत पे किसी पे इल्जामात लगाना। तो मैं ये सिर्फ कहना चाहता था कि इफ्तिखार साहब ऐसा बंदा नहीं है कि किसी को कुछ दे दे। इसको मैं जानता हूँ, ये वर्क क्लास बंदा है, ये सऊदी में मजदूरी करता था, मेहनत मजदूरी से जो कमाते हैं, इनसे कोई क्या कुछ ले सकता है। तो ये फाशिस्ट। इफ्तिखार साहब आपका ऑडियो म्यूट है, शायद वहां से आप चेक कर लें। आप बोल तो रहे हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही है। इफ्तिखार साहब चेक कर लीजिए एक बार जरा।
ये फाशिस्ट जहां पे आ जाते हैं, चाहे पाकिस्तान में हो, अमेरिका में हो, अमेरिका ने आपने नहीं देखा डोनाल्ड ट्रंप साहब ने क्या किया अमेरिका में, उन्होंने चढ़ाई कर दी, उन्होंने अपने वर्करों को बुलाया। तो ये फाशिस्ट सारी दुनिया में जहां जहां पे ये होते हैं, ये इसी तरह के हरकत करते हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो कोई आप कह रहे हैं ये फासिस्ट लोग हैं और ये फासिस्ट लोग हैं, ये अपने जो लोग इनके सामने हैं, ये मीडिया में हैं, ऑपोजिशन में, उनको उनके खिलाफ कुछ भी इल्जाम लगा सकते हैं। इफ्तिखार गुज्जर साहब, फिर आपकी आवाज नहीं आ रही सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं, आपको हम सुन नहीं पा रहे हैं, आपका या तो वहां से सिस्टम म्यूट हो गया है, कोई प्रॉब्लम है, आपकी आवाज मुझ तक आ नहीं रही है। चलिए ठीक, मैं एक बार अली ताहिर साहब से राय ले लेना चाहता हूं, जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में आप देख रहे हैं, आप तो कानून के माहिरीन हैं, जानकार भी हैं। अली ताहिर साहब, कोई ट्रेंड आपको दिखाई दे रहा है, कोई जो भी रिमार्क्स पास किए जा रहे हैं? ये भी मैं बताऊं, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान एक लीडरशिप के लिए तरस रहा है और देश को इस वक्त एक मजबूत सरकार की जरूरत है। क्या पढ़ पा रहे हैं आप इन रिमार्क्स में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, ये जो जुडिशियल रिमार्क्स होते हैं, ये दुनिया के हर मुल्क में अदालतें जब वकील बैठते हैं और जो जजेस बैठते हैं और एक दूसरे से मुकालमा होता है, बात होती है, तो ऑफ द कफ रिमार्क्स भी होते हैं, सवाल भी होता है, कभी कभार थोड़ा सा सरकेज़म भी चल जाता है, थोड़ा सा हंसी मजाक भी चल जाता है। मैं भी अदालतों में 10-12 साल से पेश हो रहा हूँ और बड़ा मैं क्यूरियस रहा हूँ। इंडिया की अदालतों का भी मैंने जब हाल देखा तो मुझे पता लगा कि इंडिया पाकिस्तान की अदालतों में तकरीबन एक जैसे ही सिस्टम चलता है। बांग्लादेश की अदालतों में मैंने देखा तकरीबन एक जैसा सिस्टम चलता है। यूके में मैंने कोर्ट्स में चूंकि वहां पे थोड़ा बहुत काम किया तो मैंने देखा ये रिमार्क्स थोड़े बहुत जनाब चलते रहते हैं। रिमार्क्स में ज्यादा रीड इन नहीं किया जा सकता। एक तो बड़ी ऑब्वियस बात है कि रिमार्क्स की लीगल वैल्यू 0/0 होती है। आप कभी रिमार्क्स के बेसिस के ऊपर कोई ऑर्डर इन्फोर्स नहीं कर सकते। नहीं, वो मैं आपकी बात से मैं सहमत हूं, लेकिन ये कह देना चीफ जस्टिस का कि डिप्टी स्पीकर का फैसला गलत था, भले रिमार्क्स में कहा, लेकिन है तो एक कंक्लूसिव बात कि जो किया गलत किया गया। जी, वो तो देखिए, ज्यादातर जो कानूनदान है पाकिस्तान के अंदर वो बड़ा कैटेगोरिकली कह रहे हैं, ये बात कर लें पूरी। बोलिए। जो फैसला है वो गलत है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, फैसले को सेट असाइड हो जाना चाहिए। और ये जहां पे भी मुल्क, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी हाँ, कहते हैं, बोले जी। मेरी जहां पे भी, जिस भी मुल्क में स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस होते हैं वहां पर कोर्ट्स होती हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फोर्स कराते हैं। तो पॉलिटिशियन कभी कभार गलतियां करते हैं। हमारे मुल्क में भी अल्हम्दुलिल्लाह एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। एज अ पाकिस्तानी आई एम एब्सोल्युटली प्राउड कि मेरी जुडिशरी इंडिपेंडेंट है और वो एक जब इंडिपेंडेंट फैसला करेगी तो जरूरी नहीं है कि हुकूमत ने अगर कोई काम किया है तो वो उसी लाइन को टो करे। वो अगर डिप्टी स्पीकर का फैसला अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो वो सेट असाइड होगा। और मैं ये समझता हूं कि एज अ नेचुरल कॉन्सिक्वेंस असेंबलियां भी रिस्टोर हो जानी चाहिए। मगर ये जो फैसला है ये अब सुप्रीम कोर्ट ने अनाउंस करना है, लिस्ट हो गया वो ऑर्डर के लिए, तकरीबन अभी से 1 घंटे के बाद फैसला आ जाएगा। हम देखते हैं कि क्या होगा। बट दिस मच इज देयर इज नो डाउट, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर है उसके दिमाग में ये डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, फिर चले एक बात का जवाब और दीजिए आप, फिर अकुनज़ादा साहब के पास में जाऊंगा। मैं कुछ आपके यहीं के कॉलमनिस्ट को सुन रहा था, पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि एक तस्वीर ये भी हो सकती है कि सुप्रीम कोर्ट ये तो कह दे कि जो 3 अप्रैल को आपकी पार्लियामेंट में हुआ वो गलत हुआ। इमरान खान साहब ने जो किया, डिप्टी स्पीकर ने जो कहा वो गलत कहा, लेकिन फिर भी अब पाकिस्तान के लिए अच्छा है कि इलेक्शन में जाया जाए। क्या आपको लगता है ये पॉसिबिलिटी है? देखिए, एक डॉक्ट्रिन होता है जिसको कहा जाता है लेक्स सुप्रीमा पोला एस्थेटी। बेसिक उसका जो जंक्चर होता है वो इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको अडॉप्ट किया है जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी कि ग्राउंड रियलिटीज ऐसी होती है कि जहां पे अगर कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर भी हो जाए, कोरम नॉन जुडिस कोई फैसला डिक्लेयर भी हो जाए, तो प्रैक्टिकल नहीं होता कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट उसको दिया जाए। ये पाकिस्तान में भी एक दफा हुआ जब 88 में के बाद बेनजीर भुट्टो की असेंबलीज को तोड़ा गया तो उन्होंने कहा ये इलीगल तो लग रहा है असेंबलीज को तोड़ना, लेकिन चूंकि मुल्क इलेक्शन के मोड में है लिहाजा इलेक्शन। हाँ, तो ये अगर होगा तो फिर बड़ी अजीब सी बात होगी कि आप कह रहे हैं कि मौजूदा प्राइम मिनिस्टर ने गलत किया, लेकिन फिर भी इनका फैसला चुनाव में, इलेक्शन में जाने का है तो उसको मान ले। मैं इफ्तिखार साहब के पास जाना चाहता हूं, बड़ी देर से कोशिश कर रहे थे इनके पास बात करने की। मगर इसके अंदर मैं समझता हूं इतना टाइम नहीं गुजरा और शायद असेंबलीज रिस्टोर होने के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक, इफ्तिखार साहब बोलिए।
अच्छा, ऐसा है कि अखूनज़ादा चिश्तान साहब को ज़रा बड़ी मर्चें लग गई हैं और इनको मेरी दौलत और पैसे का पूरी तरह अंदाज़ा है। मुझे अल्लाह का करम है, इस तरह के जो मूंछों वाले मैंने 3-4 नौकर रखे हुए, मेरे बॉडीगार्ड भी हैं और गेट पे काम भी करते हैं। अगर उनको कुछ जॉबलेस हैं, कोई पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं है, तो मैं इनको नौकरी दे दूंगा, जूते पॉलिश किया करें मेरे। दूसरी बात जो है मैं करना चाहता हूँ कि जो आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर हुआ है वो वाकईतन काबिल मज़म्मत है, लेकिन एक एटीट्यूड ये देखिए कि एक दिन पहले जो पाकिस्तान के जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साबिक हैं फवाद चौधरी साहब, वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उनके ऊपर तकरीबन हमला हो चुका था। मतीउल्लाह जान एक जो, अब देखें ना, रिपोर्टर के रूप में भी लोग बैठे होते हैं जो होते तो इफ्तिखार साहब, मैंने वो पूरा एपिसोड देखा है। मैंने वो आप जिसकी बात कर रहे हैं मैंने वो देखा है पूरा। उसमें आपके जो मंत्री हैं फवाद चौधरी साहब, मैं नहीं जानता वो जर्नलिस्ट जो दूसरे थे उनकी वो उनको लेके क्या राय है आप लोगों की, लेकिन जो पहला गलत शब्द इस्तेमाल किया फवाद चौधरी ने किया था। फवाद चौधरी साहब ने कहा था कि ऐसे लोग किराए पे आते हैं। अब ये तो आप किसी को भी बोलेंगे तो रिएक्शन आएगा। जब प्रेस टॉक करने जाता है, बंदा सबसे पहले अपनी टॉक शुरू करता है, टॉक होती है, फिर क्वेश्चन रेज होता है। मतीउल्लाह जान जो है वो नोन है, इससे पहले कशमाला तारक ने भी मार मार के उसको दफ्तर से बाहर निकाला था। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पेट पपट का किरदार अदा करते हैं। सारे जर्नलिस्ट ऐसे नहीं होते, सारे एनालिस्ट ऐसे नहीं होते कि लोगों के ऊपर, जिस तरह आज एक जर्नलिस्ट आपने बैठा ली एनालिस्ट, वो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के ऊपर तनकीद करती है, फिर उसके बाद किसी को वो इस वक्त शो पर नहीं है इफ्तिखार साहब, वो इस वक्त शो पर नहीं है, मेरे ख्याल से उनके बारे में ना बात करें हम। देखिए, लेकिन अभी इन्होंने क्या कहा, अखुनज़ादा साहब ने क्या कहा कि ये आपकी पार्टी का और आपकी सरकार का पिछले 3.5 साल में यही रवैया रहा है कि हर किसी को जो आपके खिलाफ है या जो आपके साथ नहीं है उसको चोर कह दो, बिका हुआ कह दो, उसको किराए का टट्टू कह दो। यही आप लोग करते हैं। ऐसा नहीं, ये आपके इंडिया में होता होगा, हमारे यहाँ ऐसे नहीं है भाई। मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपके लोग कह रहे हैं। आप इंडिया को बीच में मत लाइए। मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं आपसे, मैं आपके बारे में जो भी कह रहा हूं आपके पर्सनली आपके बारे में नहीं, आपकी पार्टी के बारे में। ये आप ही के देश, आप ही की ऑपोजिशन पार्टीज कह रही हैं, आप ही की ऑपोजिशन पार्टीज कह रही हैं। सर, ये मेरी ओपिनियन नहीं है, मैं नहीं जानता पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को इतना करीब से। सिंध में जर्नलिस्ट को मार दिया तो ये चीज होती है, आपके इंडिया में होती होगी या इधर सिंध में वो नाज़िम जोखियों को कत्ल कर दिया, वो बेचारा जर्नलिस्ट जिसने वो ट्रेन में पैसेंजर्स की बात की, उनको पैसे ना देने की बात की। अरे सर, मेरा कहना ये है, आप जवाब दीजिए ना। आप अपने जो लोग आपके खिलाफ आप ही के मुल्क में बातें कर रहे हैं, आप उनको जवाब दीजिए। आप बार बार इंडिया का नाम ले रहे हैं, मुझे कहना पड़ जाएगा फिर कुछ और ये डिबेट कहीं और चली जाएगी। बात उसकी हो नहीं रही है, बात हो रही है कि इंडिया का बड़ा मुकद्दस नाम है। आप बैठ के हमारा तमाशा देखते हो, क्या इंडिया को बड़ा मुकद्दस है? आपने मारा नहीं हो कश्मीरी नौजवान को जिसने हिंदुस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाया था, उसको तीसरे दिन कत्ल कर दिया था। 1 लाख बंदा तो आप कश्मीर में मार चुके हो। हाँ। आप बड़े पाक साफ बन के, पवित्र बन के हमारे ऊपर बात करते हो, तमाशा लगाते हो। इफ्तिखार साहब, अब जरा आप सुन लीजिए। पाकिस्तान की मैं पाकिस्तान के ऊपर कोई टिप्पणी करना नहीं चाह रहा था, क्योंकि ये मेरा काम नहीं है कि मैं आपको यहाँ बैठाकर, मेहमान बुलाकर और फिर पाकिस्तान के खिलाफ 2 शब्द निकालूं आपके अपने मुंह से। लेकिन अब सुन लीजिए, और ये मैं और आप ये बाकी दोनों मेहमान गवाह हैं, आप मुझे मजबूर कर रहे हैं ये कहने के लिए। मुझे मत बताइए पाकिस्तान की हैसियत क्या है पूरी दुनिया के अंदर। सर, मुझे मत बताइए, और कंपेयर ही मत कीजिए भारत को पाकिस्तान से। आप तमाशा, हम आपका नहीं देख रहे हैं, आप तमाशा बना रहे हैं अपना। आपकी पार्टी ने, आपके नेता इमरान खान ने तमाशा बनाया अपने देश का। उन्होंने अपनी डेमोक्रेसी का तमाशा बनाया है, जो आपके नेता ने पार्लियामेंट के अंदर किया है। ऐसे तो आपके यहाँ के डिक्टेटरों ने नहीं किया। आपने अपनी डेमोक्रेसी को जड़ से खत्म करने के आप जितना खराब काम कर सकते थे वो आपकी पार्टी ने किया है, और आप बात कर रहे हैं कि हम आपका तमाशा देख रहे हैं। आपने ऐसे हालात बनाए क्यों हैं? पूरी दुनिया में आपकी ये चर्चा हो रही है कि इमरान खान का क्या होगा। बाबरी मस्जिद आप अदालतें क्या करती हैं? आपकी अदालतों ने बाबरी मस्जिद का जनाब डिमोलिशन को बिल्कुल एक्सेप्ट किया। आपके यहाँ पे लीगल एक्सपर्ट बैठे हैं, अभी अपनी राय दे रहे थे पाकिस्तान की, भारत की अदालतों को लेकर के। समझे आप जो बातें कम से कम आपके मुल्क के लोग किया करें, उनको ही सुन लिया कीजिए। इफ्तिखार चौधरी साहब, अपनी खींच, अपनी भड़ास उन लोगों पे निकालिए जिनकी आपसे सियासी दुश्मनी है। समझे आप? अभी इनको कह रहे थे कि इनको मैं बूट पॉलिश करने वाला रख लूंगा। आप जाने पता नहीं कहां के शहजादे हैं, मैं तो जानता भी नहीं था आपको भाई। मैं अगर मुझे पता होता कि आपका ये रवैया बात करने का, तो माफी चाहता हूं। मेरे चैनल पर तो आप जैसे आदमी की कोई जगह है नहीं। आप अजीब बातें कर रहे हैं। आप बात कीजिए ना जो हो रहा है वहां पर, जो खबर आपके यहाँ बनी हुई है। मारपीट घूसे आप चला रहे हैं अपने सुप्रीम कोर्ट के बाहर बात कर रहे हैं।
ये इनके मंत्री हैं फवाद चौधरी, इनके भाई ने अभी मारपीट करी है आधा घंटा पहले सुप्रीम कोर्ट के बाद। और मैं फिर कहना चाहता हूं, कोई ये बात केवल और केवल आपकी गवर्नमेंट फॉर्मेशन या आपके सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आ रहा है उसमें दिलचस्पी है, हमारी नहीं दुनिया की है। आप अगर नहीं मानते पाकिस्तान इतना इंपॉर्टेंट मुल्क है तो फिर तो ये आपको विचार करना पड़ेगा। हमें तो लगा हमारा पड़ोसी मुल्क है, वहां पर इतनी बड़ी चीज हो रही है, आपके यहां पर अगर गवर्नमेंट बनती है, कुछ होता है, हां हम पर उसका असर पड़ सकता है, पड़ता है जरूरी नहीं है, लेकिन हम उस पर नजर तो रखेंगे। मैं नहीं जानता, और मैं फिर कह रहा हूं कि मेरा कोई इरादा नहीं था कोई रिमार्क्स करने का अबाउट पाकिस्तान, अली ताहिर जी और अखुनजादा साहब, लेकिन आपके साथी पैनलिस्ट ने मुझे मजबूर किया, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। खैर, अखुनजादा साहब करने चाहिए था, लेकिन चलें एक सिविल डिस्कशन हो तो वो बेहतर है बजाय इसके। मैं वही, आप देखिए आप जो हुआ आपके सामने हुआ है। इट वॉज बिटवीन मिस्टर अखुनजादा एंड इफ्तिखार जी, कोई इसमें और किसी तीसरा आदमी का रोल नहीं था। और मैंने उनको यही कहा कि आप जो आपके ऊपर इल्जाम लग रहे हैं आप उनका जवाब दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि अखुनजादा जी ने जो है, इनको भी मैंने टोका था, इन्होंने जब पर्सनल रिमार्क किया कि मत कीजिए, लेकिन जो दूसरे साथी थे आपके इमरान खान की पार्टी के, ये तो बड़े आज अजीब ही कैरेक्टर निकले, ये तो मुझे कहना पड़ेगा। अखुनजादा जी देखिए जी शर्मा जी, मुझे भी इसलिए कहना पड़ा कि आपको याद होगा आपके गेस्ट मेहमान आरजू जो जर्नलिस्ट है, इन पे उन्होंने इल्जाम लगाया कि आपने मुझसे पैसों का डिमांड किया था। तो मैंने उसको इसलिए कह दिया कि भाई आप इतना सरमाएदार नहीं है। और मैं आप लोगों का एक ट्रेंड मैंने देखा कि हमारे पाकिस्तान में कुछ लोग ऐसे हैं जिसको एफएम चैनल वाले नहीं बुलाते हैं, वो आपके अच्छे अच्छे चैनलों में हम देखते हैं। खुदारा आजकल तो मीडिया का दुनिया है, जो गेस्ट को आप बुलाते हैं पहले आप लोग एक बार गूगल पे सर्च करें, यूट्यूब पे सर्च करें, एक बार देख ले कि उसको पाकिस्तान में भी कोई चैनल वाले बुलाते हैं कि नहीं बुलाते हैं, इसका लहजा क्या है, इसका बोलने का अंदाज क्या है, इसका बिहेवियर क्या है, इसका पार्टी में डिजिग्नेशन क्या है, ये कभी पार्लियामेंटेरियन रहा है कि नहीं रहा है, उसको आईन और कानून और दस्तूर के बारे में कुछ पता है कि नहीं है। तो शर्मा साहब, बहुत माजरत के साथ मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को आप लोगों के चैनल, सिर्फ आपके चैनल पे नहीं, रिपब्लिक चैनल पे मैंने देख लिया, मैंने जी चैनल पे देख लिया, मैंने और बहुत सारे चैनलों, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन बहुत सारे चैनलों पे ऐसे लोगों को आपने जो कहा बिल्कुल ठीक था। मैं आपकी राय से इत्तेफाक रखता हूँ कि हम लोगों को देख क्या है ना, आपके यहाँ पर बहुत ज्यादा हर जगह की अपनी पॉलिटिक्स में किरदार होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, हमें उतना नहीं मालूम है, लेकिन आपने ठीक कहा कि बैकग्राउंड चेक हो जाना चाहिए। आज जो हुआ ये तो हमारे लिए सबक है। मैं फिर अब खबर पर ही लौट रहा हूं दोबारा। गूगल पे हर बंदे का प्रोफाइल है, गूगल पे हर बंदे का प्रोफाइल है। अगर किसी का गूगल पे यूट्यूब पे प्रोफाइल तक नहीं है तो ऐसे बंदे को तो फिर नहीं बुलाना चाहिए। चलिए उससे आगे बढ़ते हैं, चलिए उससे आगे बढ़ते हैं। जी अब जरा जो 1 घंटे के अंदर जो फैसला होने वाला है उस पर बात करें। आप शायद उस पैनल में नहीं थे, जो आज ही खबर आई आपके यहाँ पे लोगों ने छापी, वो तस्वीरें भी निकाली हैं कि जो फरहा साहिबा थे, फरहा खान जी जो हैं, वो 3 अप्रैल को ही सुबह वो दुबई चली गई। तो उसको लेकर के बहुत ज्यादा ये रिपोर्टिंग की जा रही है कि वो चली गई, इसका मतलब उन्हें खतरा है कि कोई करप्शन के चार्जेस वगैरह उनके खिलाफ लगाए जा सकते हैं। क्या आपको लगता है कि वाकई में इस सरकार ने कोई गंभीर ऐसे कोई करप्शन के काम किए हैं? देखिए जी, फराह खान के निकलने का वजह भी यही है कि फराह खान पे जिन लोगों ने इल्जामात लगाए हैं वो अपोजिशन के नहीं है, वो पीटीआई के लोग हैं, वो इमरान खान के बहुत करीबी लोग हैं। यानी अलीम खान का मैं आपको मिसाल दे दूं कि अलीम खान इसका बहुत करीबी बंदा है, गवर्नर साहब जो है वो इसका बहुत करीबी बंदा था। तो फराह खान पे ऐसे लोगों ने इल्जाम लगाए हैं, और ये फराह खान पे इल्जामात नहीं है, ये दरअसल में खातून अव्वल पे इल्जामात है। क्योंकि फराह खान बेचारी का तो कुछ अपना इतना वो नहीं था, उसको तो जो ट्रांसफर करते थे, पोस्टिंग करते थे या कुछ भी करते थे, तो वो तो खातून अव्वल के बिहाफ पे करते थे। वो तो, और इसके भागने का और इसके मुल्क से निकलने का रीजन भी यही है कि इस पे कोई अपोजिशन ने नहीं, अंदर के लोगों ने इस पे इल्जामात लगाई हैं। और मैं समझता हूं कि जो भी हुकूमत आएगा वो इंतकामी कार्रवाई नहीं भी करेगा, लेकिन जिन लोगों ने फराह खान पे और खातून अव्वल पे इल्जामात लगाए हैं इनकी तहकीकात तो जरूर होंगे, क्योंकि वो ऐसे लोगों ने इल्जामात लगाए हैं कि उसको मुस्तरद नहीं किया जा सकता है। वो घर की बीदी है, वो घर के अंदर के लोग हैं। हाँ, ये मैं आपको जरूर कहता हूं
कि ये इस तरह का नहीं होगा जो इमरान खान साहब की हुकूमत में जिस तरह की हुआ कि रात को मिनिस्टर बैठ जाते थे टीवी पे और नाम बताते थे कि कल ये गिरफ्तार होगा, वो गिरफ्तार होगा, ये जेल जाएगा, वो जेल जाएगा। ये जमहूरी, हम फाशिस्ट नहीं है, हम जमहूरी लोग हैं। मेरा भाई आपके साथ है, इनसे आप पूछ ले, हमारी 2008 से 2013 के दौर में एक सियासी कैदी नहीं था। हमने नेब के जरिए अपने एक अपोजिशन बंदे को कभी जेल नहीं डाला है। हमने पार्टियों को तोड़ने के लिए नेब का इस्तेमाल नहीं किया है। हम आइंदा भी किसी के खिलाफ एहतसाब के नाम पे इंतकाम नहीं करेंगे। लेकिन अगर किसी ने करप्शन किया है, अगर किसी ने आईन तोड़ा है, अगर कोई मुजरिम है तो वो नहीं बच सकेगा, उसमें हमारा कोई अमल दखल नहीं होगा। अली ताहिर साहब, 3 अप्रैल को जो हुआ उसके बाद ये भी बहुत लोगों ने कहा कि ऐसी क्या वजह है आखिर। अब इमरान खान साहब ने भी फैसला किया ही चुनाव में जाने का, तो वो वोट हासिल करके हार के तब भी हो सकता है कि जल्दी इलेक्शन हो जाते, लेकिन उनको इस बात का, किसी बात का डर है क्या कि वो इलेक्शन से एक रोज पहले भी, एक दिन भी किसी और को इख्तिदार में या सरकार में देखना नहीं चाहते कि कोई और अगर आ गया तो कोई फाइल खुल जाएगी या जाने ऐसा क्या हो जाएगा जिससे उनको खतरा है? देखिए, ये एक, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज दुनिया में होती हैं उनका एक ये फिनोमिना पूरी दुनिया में पाया जाता है कि वो कंसंट्रेशन ऑफ पावर की तरफ जाती हैं। आप पाकिस्तान में देख लीजिए, इंडिया में देख लीजिए या यूएस में देख लीजिए, तमाम पार्टीज की जाहिर है कोशिश ये होती है कि इवेंट्स को इस तरह से प्ले आउट करें कि वो पावर में रहें और उनके जो खिलाफ लोग हैं, उनकी जो ऑपोजिशन है, वो इक्तदार से बाहर रहे। तो यही पाकिस्तान में भी हो रहा है। मैं ये समझता हूं कि चूंकि मैं पाकिस्तान में रहता हूं तो एज एन इंटरनल स्पेक्टेटर मैं ये समझता हूं कि इस वक्त खान साहब का जो नैरेटिव है वो बड़ी तेजी से जंगल में आग की तरह फैला है। यानी कि मैं आपको अपनी बात बताऊं कि मैं चूंकि सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल ओपिनियन देता हूं और अनबायस्ड कॉन्स्टिट्यूशनल ओपिनियन देता हूं, किसी की साइड लिए बगैर, लेकिन जब मैंने ये ओपिनियन दिया कि डिप्टी स्पीकर का फैसला अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो मेरे सोशल मीडिया पर मुझे भी आके बड़ी गालियां पड़ी और मुझे बड़ी ऑपोजिशन फेस करनी पड़ी। तो इस बात में कोई शक नहीं है कि इस वक्त जो नैरेटिव है, जैसे एक मोदी साहब का नैरेटिव बना हुआ था कि मोदी चल रहा था, उसी तरह इस वक्त खान साहब का एक नैरेटिव बना हुआ है कि हर जगह खान चल रहा है। और मैं समझता हूं कि शायद खान साहब के लिए ये एस्केप रूट बेहतर था, क्योंकि जो असेंबली टूट गई, अब वो वापस इलेक्शंस में जाके कह रहे हैं कि करप्ट लोगों ने मुझे असेंबली से बाहर निकाल दिया, लिहाजा मुझे दोबारा वोट दें तो मैं मुल्क से करप्शन खत्म करूंगा। तो मैं ये समझता हूं, एज एन इंटरनल स्पेक्टेटर बता रहा हूं कि उनका ये नैरेटिव बिक रहा है, उनका ये नैरेटिव चल रहा है। इट इज सेलिंग लाइक, वो अंग्रेजी में कहते हैं, इट इज सेलिंग लाइक हॉट कपकेक्स। अलबत्ता दूसरी साइड पे अगर असेंबली रिस्टोर हो जाती है तो इस बात में भी कोई शक नहीं है कि देन इट इज ऑन टू द ऑपोजिशन कि जो असेंबलीज का 1 साल रह गया है उसके अंदर वो अपने वजीर आजम लेके आए, अपने वजीर आला लेके आए और नैरेटिव को शिफ्ट करें परफॉर्मेंस के ऊपर और अगले इलेक्शन में अपने, क्योंकि इस वक्त पीटीआई की हुकूमत है, परफॉर्मेंस से कोई खुश नहीं है, लेकिन नैरेटिव के हिसाब से उनकी पॉपुलैरिटी बड़ी एक्सट्रीम है। तो मैं समझता हूं ये वो वजह है जिसकी वजह से फौरी तौर पे इलेक्शंस में जाना चाहते हैं और ऑपोजिशन चाहती है कि यही असेंबली चले और इस असेंबली के अंदर 1 साल हम चीजों को, इस विंड्स को बदलने की कोशिश करें और फिर हम इलेक्शंस में जाएं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।